नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ज्ञानवर्धक सफ़र में, जहां हम और आप मिलकर एक हर मुश्किल टॉपिक को आसान बनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव और आप लोग देख रहे हैं सरकारी टॉप न्यूज। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या एसएससी या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है। हर सवाल का हल, हर टॉपिक की जानकारी, पूरा ज्ञान मिलेगा आपको यहाँ पर, बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। तो अगर आप भी एक मजबूत तैयारी की तलाश में हैं और अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र, आज की क्लास। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित हम समथिंग 150 क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? किससे करना उचित है? तो ब्रिटेन के सम्राट से। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति की नीति किसमें होती है? तो वो होती है भारत के राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो वो होती हैं राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो वो भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यताएं नहीं हैं। इसमें से आपको एक गलत बतानी है। तो वो भारत का नागरिक हो सकता है, वह 35 वर्ष की आयु से अधिक का हो, उसमें लोकसभा सदस्य की निर्धारित सभी योग्यताएं हैं, वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, यह उसकी योग्यता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की पूर्ण होनी चाहिए आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई आयु सीमा नहीं है। ठीक है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई सीमा नहीं है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। जो हमारे द्वारा राज्य विधानसभाओं में और व्यक्ति चुन के जाते हैं, वो वोट करते हैं, वो यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो वह किया जाता है उच्चतम न्यायालय को। अब चलते हैं अगले सवाल पर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो वो 50-50 होनी चाहिए।
भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्न में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। अगर वह किसी लाभ के पद पर है तो वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं होगा, और वह भारत का नागरिक हो सकता है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो सकता है, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, पर ये नहीं होनी चाहिए उसकी वह कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल स्थानांतरी मत पद्धति द्वारा, या आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, या खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल मत पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है राष्ट्रपति पद का निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति किसके चुनाव में भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो वह उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? किस न्यायालय? 71। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो वो है अनुच्छेद 56। दोस्तों ये क्वेश्चन छूट गया था। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो होता है 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं द्वारा तथा परिषदों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यही होता है। संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य व विधानसभाओं में के निर्वाचित सदस्य, यही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हों, या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रकाल में जाता है। उपयुक्त सभी। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रकाल में अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, या संसद द्वारा, या लोकसभा के द्वारा। तो यह हटाया जा सकता है संसद द्वारा। ठीक है, वो भी महाभियोग प्रक्रिया लगा के। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है?
मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को उठाने का प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, संसद द्वारा महाभियोग। तो यही हो जाएगा, संसद द्वारा महाभियोग। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा द्वारा। तो ये हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रपति को उठाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण के करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? तो वो है अमेरिका। राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है? संसद के रिश्वत लेने पर, महाभियोग लगने पर, प्रधानमंत्री कहने पर, या संसद के वक्तव्य न दे सके। तो वो हो जाएगा महाभियोग लगने पर। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में राष्ट्रपति के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के प्रस्तुत किया जाना चाहिए? यह 14 दिन। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, या सदन के कुल सदस्यों से कम 2/3 सदस्य। संसद के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? क्या संवैधानिकता होगी बताइए दोस्तों। यह कृत्य विधिमान्य होंगे। क्या होंगे? यह कृत्य विधिमान्य होंगे। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? पहला ऑप्शन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाएगा। महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि सदन जांच स्वयं करेगा या किसी अन्य से जांच कराएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है यदि उस पर लगाया जाए वह लोकसभा को भंग कर दे, जनता न से। ये क्या ऑप्शन है? राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है यदि उस पर आरोप लगाया जाए और वह लोकसभा को भंग कर दे, तो जनता न कि संसद अभियोग लगाने वाली होगी। तो इसका आंसर होगा सी। राष्ट्रपति राज्यसभा को रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो वह है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60।
मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो ये वो लेता है सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। 45। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा या कौन ग्रहण करेगा? तो वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? तो वह अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या भारत के महान्यायाधीश को? तो राष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? भारत का महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो इसका आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए यानी खाली हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उस पद का कार्यभार भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का रिक्त हो जाए तो इसका आंसर होगा भारत का उपराष्ट्रपति। जब उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तब भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो वह है 6 माह। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो वह थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व इनमें से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? वह कौन से राष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति नहीं थे? बताइए दोस्तों। तो वह थे ज्ञानी जैल सिंह। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे वी.वी. गिरी। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? डॉक्टर वी.वी. गिरी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है? भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर राधाकृष्णन या नीलम संजीव रेड्डी? तो वो हैं नीलम संजीव रेड्डी। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? राष्ट्रपति नहीं रहा है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? तो वो भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो वह अनुच्छेद 57। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे।
जनता पार्टी के शासन के दौरान भारतीय राष्ट्रपति थे? नीला संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? वह ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश निम्नलिखित में से किसने निहित होता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो वह किसकी नियुक्ति नहीं करता? प्रधानमंत्री। देखो, वो राष्ट्रपति की करता है, राज्यपाल की करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं करता। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर गलत हो गया। वह जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। ठीक है, उपराष्ट्रपति तो चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की भी करता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी करता है। केवल वह उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? इसमें से बताइए किसकी नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वह सभी की नियुक्ति करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? कौन रह सकता है? राज्यपाल, क्योंकि यह प्रसार पर्यंत इनकी वो होती है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? वित्त आयोग को करता है, राजकीय भाषा आयोग को करता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को करता है, लेकिन योजना आयोग के अध्यक्ष को नहीं करता। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो भारत के राष्ट्रपति की। किसी भी बिल की स्वीकृति के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भारत के राष्ट्रपति की। किसी भी अभियुक्ति की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है? तो वो है 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ठीक है, वह अध्यादेश जारी कर सकता है, क्षमा प्रदान कर सकता है, आपातकालीन घोषणा कर सकता है, लेकिन वह न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न यह हो जाएगा, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह 143। संसद का अधिवेशन
बुलाने का काम राष्ट्रपति का है। किसका है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? संघीय परिषद। भारतीय राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? आर्थिक संकट, देखो हमारे देश में अभी वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कभी नहीं। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निर्णय से कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो वो है एम हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? राष्ट्रपति का इनमें से एक कार्य नहीं है, वो क्या है? लोकसभा का सत्र बुला सकता है, लोकसभा का वेतन गणना कर सकता है, लोकसभा का सत्र आरम्भ कर सकता है, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकों का आहूत करना, यही नहीं कर सकता। विदेशी देशों के सभी राजपूतों का गवर्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति। देखो हमारा टॉपिक राष्ट्रपति है, तो ज़्यादातर आंसर राष्ट्रपति ही होगा। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो वह धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग कर सकता है? तो वह निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? किस विषय पर जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची पर। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो वह राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? किस स्थिति में वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? जब केवल राज्यसभा ही सत्र में हो, जब केवल लोकसभा सत्र में हो, जब दोनों सत्र में हो, कोई एक सत्र हो तब तो वो कर सकता है, पर लेकिन जब दोनों ही सत्र में हो तो नहीं कर सकता। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्न से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति या नियंत्रक शैली का परीक्षक की नियुक्ति। इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला प्रश्न बताइए दोस्तों। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में किसको प्राप्त है? केवल भारत के राष्ट्रपति को। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो वो होगा राष्ट्रपति।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का, संसद का अधिवेशन आहूत करने तथा उसका सत्राहरण करने का। तो इसका आंसर होगा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का, और उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, एक सदन द्वारा विधेयक प्रस्ताव में संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई न करना। इन सभी परिस्थितियों में वह जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। किसी संतुष्टि के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। किसी भी संस्कृति की जरूरत नहीं है, वो कभी भी आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा? कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 74। युद्ध अथवा आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो वो राष्ट्रपति ही होंगे। निम्न भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको या किसको संसद के पटल पर रखवाएं। इसका आंसर होगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को। इसका आंसर होगा 1, 3 और 4। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग के प्रतिवेदन को। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो यह राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, हौले हम क्वेश्चन नंबर 100 पर पहुंच गए हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही है या मेरी मेहनत दिख रही है या वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर या स्वविवेक से। तो किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123। 123 जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? किस स्थिति में अध्यादेश जारी करेगा? सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बावजूद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? बताइए। 6 सप्ताह, ज़्यादा से ज़्यादा 6 सप्ताह। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड मामले में कर सकता है? मृत्यु दंड के मामले में कर सकता है, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड मामले में। बताइए किस मामले में कर सकता है?
ये सभी मामले में कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? ये सभी होती हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास ये सभी वीटो पावर होती हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम 106 का आंसर सी। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है? तो वह है एंग्लो इंडियन, परंतु वर्तमान में यह समाप्त कर दिया गया है। भारत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? जब राष्ट्रपति भी नहीं हो, उपराष्ट्रपति भी नहीं हो और राष्ट्रपति का पद खाली हो तो वह उनकी जगह पर कौन कार्य करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उनकी जगह पर कार्यभार संभालेगा। और जब भी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो तो कोई वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश उनकी जगह पर कार्य करेगा। दोस्तों प्लीज़ देखिए, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही हो, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी हो तो वीडियो को ज़रा लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनः विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्वतः वापस करके राष्ट्रपति को भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। ठीक है, वह उसे अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो यह उसका विधायी अधिकार है। यह उसका विधायी अधिकार है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? किसकी नियुक्ति की जाती है? बताइए दोस्तों। वित्त आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष या संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री? तो देखो, मुख्यमंत्री की तो नियुक्ति नहीं करता वो। ठीक है, और योजना आयोग का उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता, तो केवल एक की करता है, केवल एक वित्त आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? तो वह है राज्य की विधानसभाएं। ये उसके निर्वाचन में तो भाग लेती हैं परंतु उसके महाभियोग प्रक्रिया में उसके भाग नहीं लेती हैं। राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा हो, यह आवश्यक नहीं है। देखिए दोस्तों, क्या योग्यता है बता? राष्ट्रपति होना चाहिए पर पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह काम चलाऊ रूप में मुख्यमंत्री हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगला, भारत के राष्ट्रपति के पद में संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमा दान की शक्ति है। राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तभी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। ठीक है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है, यही गलत है, 3 नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में निर्देशित करने की शक्ति है, सही है, ये कर सकता है। देखो, चौथा इसमें कहीं दे गई ना है, ऑप्शन 3 वाले से दोनों गलत होंगे, तो इसका आंसर होगा ए, 1 और 2। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है निर्वाचित सांसदों और विधान सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं।
लोकसभा में चुने गए सदस्य, राज्यसभा के चुने गए सदस्य, राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य। इसका आंसर हो जाए 1, 2, 3 यानी ऑप्शन सी। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? ऑप्शन के अनुसार 1.5 लाख, वर्तमान में तो यह राशि 4.5 लाख है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो जमानत के तौर पर 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रतिवर्ष मिलता है? तो वह 9 लाख है। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में तो यह संख्या और ज़्यादा है, उसका एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की सहमति के बाद। राष्ट्रपति की सहमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्यरत होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे हैं? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। इसका आंसर हो गया ज्ञानी जैल सिंह। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति रहे लगातार। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 35 वर्ष की आयु के ऊपर का कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र होगा। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचित होगा। ठीक है। कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के पात्र नहीं होगा। ये भी सही है। 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो यह करेगा संघीय संसद। कौन करेगा? संघीय संसद। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो वह है राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों या संसद के दोनों सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा या संसद के दोनों निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो उसका ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के दोनों निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? बताइए दोस्तों। तो ये हैं डॉक्टर राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था निर्वाचक मंडल द्वारा, भारतीय जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या संसद द्वारा? तो यह किया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव किया गया था। यदि भारतीय राष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? तो राष्ट्रपति को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष।
भारत का उपराष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यह सभी संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों में से प्रत्येक का मत एक है। सभी संसद सदस्यों और राज्य विधानसभा सदस्यों की मतों की संख्या बराबर होती है या लोकसभा के संसद सदस्यों की मतों की संख्या बराबर होती है। तो इसका आंसर हो गया सभी संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों में से प्रत्येक का मत एक है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, संसद के दोनों सदनों को है, लोकसभा अध्यक्ष को है, प्रधानमंत्री को है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों को है। किसको है? संसद के दोनों सदनों को। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा को कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दतः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश का व्याख्यान कर सकता है, अध्यादेश दे सकता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, संसद के सदनों को संसद भेज सकता है, क्षमादान कर सकता है। तो वह संसद के दोनों सदनों को संसद संदेश नहीं भेज सकता। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। किसकी सलाह पर कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? राष्ट्रपति। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? कई बार। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? 12वें राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान सभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद नहीं लेती। निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उसमें में से कौन सा क्रम सही है? उनका क्रम है नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। दोस्तों, आज के राष्ट्रपति के सारे प्रश्न हो चुके हैं। अब मिलेंगे हम उपराष्ट्रपति अगले वीडियो में उपराष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। तब तक आप बने रहिए इसी चैनल पर। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हो तो, और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी कोई कमी हो तो उसे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे मैं उसमें और सुधार कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।